हेलो, वेलकम एवरीवन। @TJ27 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए मैथ्स रहेगा। ठीक है, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको लगभग कंप्लीट चैप्टर तो है ही है, साथ ही साथ आपको लगभग पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लास 10th की पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन, जैसे कि पहला चैप्टर आपका उठाते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको देखने को क्या मिलेगा? इस चैप्टर में आपको क्या मिलता है बताइए। ऐसे ही ओरली आप समझते रहेंगे कि क्या क्या मिलता है। आपको ज्यादातर इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक इरेशनल टॉपिक मिलता है। आपको भी पता है इरेशनल टॉपिक में √2 हो या √3 हो या फिर कोई भी एक अल्फाबेट को ऐड करने के बाद बनाया जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस और प्रूविंग से रिलेटेड आते हैं कि प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। और इसमें क्या मिलेगा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ मिलेगा। देखते रहिएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं पूरा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो इसका मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना के भी दे दिया है, जिसमें भी आप समझ सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि उसमें लोअर लेवल तक के लिए एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होता है वो एक फॉर्मूला होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और क्या दिखेगा आपको? इसी टाइप के आपको बेसिकली ये दो क्वेश्चन या सिंप्लीफिकेशंस बेसिकली आपको देखने को मिलता है। ये आप समझ सकते हैं तीसरे टॉपिक के बेसिस पे आपको सिंप्लीफिकेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे जाते हैं और प्राइमरी सेक्शंस में आपको सॉल्व करने के लिए दिखाया जाता है। तो ये आपका नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंडरी ये, फिर एक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जिसमें आपके फ्रैक्शन, पावर, एक्सपोनेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं सारे। सिंप्लीफिकेशन कोई चैप्टर नहीं है असल में, बॉड मास कोई चैप्टर नहीं है, कई सारे चैप्टरों का उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बॉड मास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, वो एक नाम दिया गया है, उसे ही हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहे कुछ पॉइंट, 3 पॉइंट बेसिकली जो आपको रियल नंबर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या लिखा है। बेसिकली टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं, आपको ऐसे प्रेजेंटेशन भी लिखकर दिखा सकते थे हम। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आप बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं पूरा, और इस कॉन्सेप्ट से ही आपके पूरा पहला चैप्टर क्लियर। समझ रहे हैं? अब उसी तरह हमने पॉलिनोमियल की बात की, तो पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करके रखा है, जिसमें कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक चीज मिली थी। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने जाना था। पहला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जब हमने टाइप के बारे में जाना, और टाइप में हमने क्या देखा था, 2 टाइप के बेसिस पे हमने समझा था। ठीक है, अल्फा बीटा के बारे में जाना, फैक्टराइजेशन समझा। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी हमने देखा, और अल्फा और बीटा जिसके रूट्स के बारे में जानकारी मिली। असल में ये भी आपको मैंने बताया था कि जो एक्स की वैल्यू होती है उसे ही हम रूट्स ही कहते हैं। बस क्या करते हैं, अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक एक्स की वैल्यू ये और एक एक्स की वैल्यू ये, 2 अगर वैल्यू आएंगी तो आप x1 या x2 के बेसिस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई साहब ये एक x1 की वैल्यू ये होगी और x2 की वैल्यू ये होगी, यानी कि एक x की वैल्यू ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो अच्छे से नाम क्लेरिफाई करने के लिए उन्होंने रूट एक टॉपिक दिया, जिससे आपको अल्फा और बीटा बताए गए। क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो गामा बना दिया गया।
होती क्या है वो, असल में x की वैल्यूज ही होती हैं जब हम उसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे टॉपिक आपको मिले जो पॉलिनॉमियल टॉपिक के बारे में हमने एक्सप्लेन भी किया है अपनी वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। ठीक है, थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड चैप्टर क्या है हमारी बुक में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बारे में भी हमने आपको बताया है, पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन और फंक्शन में भी हमने डिफरेंस समझाया है, अगर आपने कोई वीडियो हमारी देखी होगी तो। वेरिएबल क्या होता है, अब इसके बारे में नंबर सिस्टम की एक आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताएंगे कि नंबर क्या होते हैं, टू टाइप से कैटेगराइज होते हैं, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। अब वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पॉलिनॉमियल में भी कई सारी चीजें बताई। ठीक है, और क्या लिया गया, टू वेरिएबल लिए गए, एक्स और वाई दो हमने वेरिएबल ले लिए, इनसे क्रिएट किया हमने इक्वेशन, वो भी कैसी, लीनियर, एक्स प्लस वाई। अब इक्वेशंस कह दिया यानी कि इक्वल टू का साइन लग गया, बताया था ना। फंक्शन होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इक्वेशन होगा तो फंक्शन हटेगा और इक्वल टू लग जाएगा, और जीरो या समथिंग नंबर के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो वेरिएबल का सम, सब्ट्रैक्ट या एडिशंस के फॉर्मेशंस में जो इक्वेशन हमें प्रोवाइड होती है जिसकी पावर क्या होती है, 1 1 होती है, इसीलिए तो हम इसको लीनियर कहते हैं। अब पेयर बनाना है तो पेयर कितने लोगों का होता है, दो लोगों का। दो लोग जब मिलेंगे तभी तो पेयर बनेगा। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन दूसरी और कर दो समथिंग, इस बेसिस पे कोई भी एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं। अब इन्हीं को रिसॉल्व करने के लिए आपको मेथड बताए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब मेथड बताए जाते हैं तो मेथड की बात करेंगे तो पहला आपको मेथड क्या दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशंस, दूसरा एलिमिनेशंस। और ये भी आपको मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया था वीडियो में कि दो और मेथड होते हैं जो आईएसएससी बोर्ड के लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूसिबल मेथड, जिसमें हम लोग v और u मानते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा वेरिएबल क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्मेशन में होता है, तो हम लोग 1/x को u और v मानने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इस चैप्टर में है। नेक्स्ट आपका चैप्टर होता है, समझ लीजिए आप, ये आपको पूरे टॉपिक समझने होंगे और वो आपका चैप्टर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अब बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल से जो इक्वेशंस बनती है और कैसी हो, क्वाड्रेटिक हो, मतलब पावर 2, और इक्वेशन कहा गया यानी कि इक्वल टू लग गया, उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि जो आगे वेरिएबल यूज किए जाते हैं, यहां पर सोचे ये असल में होते नॉन वेरिएबल हैं। नंबर, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये आपको बताया जाता है कि 2 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक वेरिएबल में भी एक वेरिएबल है, आप समझ रहे हैं ना। ये आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया जाता है, इसे हम बेसिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन करना सिखाया जाता है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसके नेचर के बारे में भी हमने पढ़ा था। पहला टॉपिक तो आपका नेचर ही का था, इसमें नेचर के बारे में बताया गया कि इसका नेचर कैसा है, मतलब जो उसकी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, इसके बारे में पता लगाते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, और इसीलिए दूसरा मेथड आपको प्रोवाइड कराया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। ठीक है, अब उसी में एक डिटर्मिनेंट आता है d, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब इसी की वैल्यू अगर 0 आती है तो क्या होंगे, वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, रूट्स इक्वल कहलाते हैं, नेचर उसका रियल रहेगा क्योंकि प्रॉपर नंबर में हमें प्रोवाइड हो गया। ठीक है, अब इसी की वैल्यू अगर 0 से कम मतलब माइनस में होगी तो आप इमेजिनरी नंबर समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव आ गई, और जब अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो इरेशनल होगा बट रियल होगा, क्योंकि इमेजिनरी नहीं होगा, रियल होगा बट इरेशनल होगा।
और इसीलिए आपका चैप्टर रियल नंबर पढ़ाया जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है? रियल नंबर, उसी से तो सब बनते हैं। इसीलिए 9th क्लास में आपको यही सब तो पढ़ाया जाता है कि रियल नंबर से ही सब बनते हैं। और इसी में नंबर लाइन के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाता है। बताया था ना कि सारे नंबर इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th चैप्टर है नंबर 5 एपी। इसके बारे में भी आपको वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें बहुत से अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है एपी के बारे में कि एपी क्या होती है, सीरीज होती है, जिसमें क्या होता है आपको सारे टॉपिक बताए थे। ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, और ये क्या होता है? डिफरेंस को शो करता है, जो हर बार को डिफरेंस सेम चलता है, ऐसी सीरीज होती है। ठीक है, एक सीरीज होती है जिसमें आपको डी के बारे में पता चला, पहली चीज। ए क्या होता है ये पता चला, उस पहले वाले नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिफरेंस क्या है उसका, ये दूसरा टॉपिक। फिर अब जब एपी सीरीज चल रही है और डिफरेंस चल रहा है, तब उसका आपको सम नंबर पहले टर्म्स पूछेंगे कि बताइए किस पोजीशंस पे आएगा, तो टर्म नंबर आता है जिसको टीएन कहते हैं या एल कहते हैं। लास्ट टर्म्स के बेसिस पे भी रिप्रेजेंट करते हैं और एएन के फॉर्मेशन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप तीनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपका हो गया तीसरा टॉपिक। फिर चौथा टॉपिक अगर होगा तो उसका सम हो जाएगा कि सम कितना होगा, सम कैसे निकालेंगे अगर पूरी जितनी बड़ी सीरीज है। अब सम में भी आपको बताया था कि 2 मेथड है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, और लास्ट टर्म नहीं पता है तो उसके लिए इसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इस बेसिस पे आपके पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। आपको यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर आपको बहुत ज्यादा 5वां एक टॉपिक है जो रिलेशन होता है। अब क्या होता है कि आपको रिलेशन के बेसिस पे देंगे कि 5th टर्म बोल दिया और 6th टर्म बोल दिया, उस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ए और एन की या एल की डी की वैल्यू निकालने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चंस बेसिक टॉपिक ये 4 थे और इन्हीं से अब रिलेट करना चालू करेंगे, इन्हीं में कॉन्सेप्ट बनाते चले जाते हैं। ठीक है, कि सम इतना दे दिया और पहले का सम इतना, लास्ट का सम इतना, और इस टर्म के इतने तक टर्म तक सम इतना हो रहा है और इतने सम तक इतना टर्म हो रहा है। तो आपको 2 इक्वेशन सम के बेसिस पे, या कभी कभी क्या करते हैं कि सम आपको प्रोवाइड कर देते हैं और एक टर्म प्रोवाइड कर देंगे, आप रिलेशंस के बेसिस पे उससे कहीं ना कहीं वैल्यू निकालिए। मतलब आपको 2 इक्वेशन बेसिकली प्रोवाइड होंगी, यानी कि स्टेटमेंट एंड इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके एपी चैप्टर में है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ाया भी है इस वीडियो में। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 6 ट्रायंगल आपका। अब इस चैप्टर को देखेंगे हम। इस चैप्टर में आपको क्या मिलते हैं? 3 फॉर्मूले मिलते हैं जिन्हें एक थ्योरम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको एक थ्योरम मिलता है जिसमें आपको बताया होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बेस से किसी एक लाइन का पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इनका रेशियो इक्वल होता है। ये थ्योरम है। अब इसी बेसिस पे आपको 3 फॉर्मूले प्रोवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? मान लीजिए ए, एम, एन, बी और सी। ठीक है, ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी। आधा पूरा आधा पूरा। ठीक, अब आधा फिर पूरा इसके साथ ए एम सेम ही रहता है और पूरा ए भी ले लेते हैं अपॉन में, इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए सी हो जाता है। और तीसरा फॉर्मूला इसका एक का किसी का भी एक पोर्शन मतलब और बीच वाले लाइन के रेशियो के बराबर होता है। मतलब आप ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू एम एन अपॉन में बी सी। आधा पूरा और ये और इसके रेशियो बराबर होता है। आप इस साइड से भी ले सकते हैं, मतलब ये यानी कि हम इसको कह सकते हैं ए एन अपॉन में ए सी भी कह सकते हैं। ये प्रॉपर अगल बगल साइडों का बीच के साथ रिलेशन को शो करता है। ठीक है,
ये 3 आपके फॉर्मूले हैं, इसी पर आपका नंबर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन प्रूविंग से रिलेटेड होगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का आप यूज कर करके आपको प्रूविंग करना पड़ेगा। बेसिकली यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यही पूरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर की बात करेंगे, तो इस चैप्टर को भी मैंने बताया है आपको। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो आपको बताइए, कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बारे में। फिर 9th क्लास में आपको बताया था लाई करने के बारे में बताया जाता है, इसके क्वाड्रेंट के बारे में बताया जाता है, जो आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि क्वाड्रेंट है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या होंगी, माइनस कहां होगा, प्लस कहां होगा, ठीक है। ये सब बताने के बाद आपको नया पॉइंट मिल जाता है जिसको हम डिस्टेंस का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको प्रोवाइड हो जाता है। फिर आपको डिस्टेंस के साथ साथ इसी से रिलेशंस के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रेशियो के फॉर्मेशंस में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक, कि एक लाइन सेगमेंट को रेशियो के फॉर्मेशंस में तोड़ रहे हैं, ठीक, कि एक लाइन है, अब उस लाइन को हम रेशियो के पार्टीशंस में कर रहे हैं, 2:3, जिसमें आपको रेशियो का फॉर्मूला मिलता है m और n के फॉर्मेशंस में। ये सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें ओवरऑल लगभग 6 टॉपिक हैं जो मैंने वीडियो में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, ठीक है। रेशियो के फॉर्मेशंस के बेसिस पे भी और उसका मिड पॉइंट के फॉर्मेशंस में भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। फिर मिड पॉइंट का पहला डिस्टेंस, दूसरा अगर आप रेशियो के फॉर्मेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, फिर तीसरा मिड पॉइंट का, चौथा पॉइंट आपका रहता है वो ट्राइंगल से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बेसिस पे आपको डिफाइन करना था कि आप डिस्टेंस सबकी निकाल कर बताते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है। फिर फिफ्थ पॉइंट पे आपको कोलिनियर वाला भी पॉइंट मिलता है एक, कि कोलिनियर है कि नहीं, और कोलिनियर का भी मैंने बताया था कि 2 तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस के फॉर्मेशंस में और एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मेशंस में। आपको जो बताया था कि ट्राइंगल का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट में 10th क्लास में हटा दिया गया है, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आपका फॉर्मूला क्या होता है कि उसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसके बेसिस पे आपको पूरा बताया जाता है डिस्क्राइब में, ठीक है। तो ये आपके पूरे टॉपिक हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाते हैं। इसमें भी आपको आइसोलेसिस ट्राइंगल है या नहीं है, और 2 डिस्टेंस का इक्विवेलेंट नाम का एक टॉपिक मिलता है इसी में, जो छठा पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट के नाम पे मिलता है कि अब कोई भी कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट आपको दे दिए हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इक्विवेलेंट है, तो मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर रख दो। इसके बारे में भी मैंने बताया है अपनी वीडियो में कि बेटा d इज इक्वल टू फॉर्मूला दिखा है, यही अंडर रूट निकल के इधर स्क्वायर आ जाता है। ये भी बात मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, क्योंकि कई बच्चों मैंने देखा है ना कंफ्यूजन होते हैं, उन्होंने d का फॉर्मूला पढ़ा है d स्क्वायर का नहीं, ऐसे भी कंफ्यूज बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आती है, कंफ्यूजन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए पूरा ही वीडियो है कि सारे चैप्टर का आपको पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा इसमें पूरी वीडियो में, पूरे ओवरऑल 10th क्लास की मैथ्स, ठीक है। अब अपने हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको सारा सब कुछ पूरा क्लियर बताया है कि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर की अगर बात करेंगे तो ये ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद वाला आपका जो 9th चैप्टर होता है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, ये चैप्टर पूरा इसी पे रिलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, पहला आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता चला, ठीक है, जहां में एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है।
अब ये चैप्टर ही ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा लंबा मिलता है आपके बाकी सारे चैप्टरों के कंपैरिजन में थोड़ा, और पता नहीं क्यों लेकिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है काफी बच्चों को, और ज्यादा, ठीक है, जो काफी डिफिकल्ट है लगता है लेकिन है नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट्स आपको सारे समझने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने पहला पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, अब आपको बता दें ये चैप्टर भी किस पर रिलेट करता है, ट्रायंगल पर, ठीक। और ट्रायंगल में कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ठीक है, जिससे ही तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला मिला। अब हीरोन्स फॉर्मूला के बाद ही जब हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया तो हमने थीटा के बारे में भी बताया कि कौन सा थीटा है, किस थीटा के बेसिस पे किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज, ये आपको नोट्स में बताया भी है, पुरानी वीडियो आप देखेंगे पूरा आपको डिस्क्राइब करके एक एक पॉइंट बताया है। आप उस वीडियो को क्या है ना कि कम से कम 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो आपको लगेगा कि हाँ सारे A to Z कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता चला, जिनके बाद इनका साइन और हमें सारे सिंबल्स मिलते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक, ये हमें सारे 6 सिंबल्स मिलते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए पीबीपी अपॉन एचएचबी वाला एक फॉर्मेशंस बताया था, जिससे हमें इनकी वैल्यूज निकलने को मिलती हैं, ठीक। जब हमें इसकी वैल्यूज निकल आती हैं तो इसी पे बेसिस क्वेश्चन निकल आते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। अब कॉस थीटा की वैल्यू इसी के फॉर्मेशंस में आप निकालना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जब हमारे अगर अदर टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका इसी पे आ जाता है, जब ये हम सीख जाते हैं तब हमें एक टेबल भी मिल जाती है, आपको टेबल भी प्रोवाइड कर दी गई कि अब टेबल के हिसाब से वैल्यू रखना चालू कर देते हैं। आप या तो इसके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं या तो टेबल के हिसाब से, और आपको बताया गया था कि जब कोई भी साइन की या थीटा की कोई भी वैल्यू, मतलब साइन थीटा की अगर वैल्यू √3/2 समथिंग अगर दिया गया है, ठीक, तो आप चाहे तो डायरेक्ट टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे टेबल के पास गए और टेबल से बाकी अदर थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू, तो यानी कि कॉस 60 की वैल्यू आपको बता दी। हाँ, सो हम कहां पे थे, टेबल के बारे में बताया था आपको, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि हमें ये मिलता है, और ट्रायंगल के बारे में और इस फॉर्मूले के बारे में। जब हम टेबल भी समझ जाते हैं तो आपको बताया ना कि जब टेबल से हमें वैल्यू मिल जाती है तो टेबल पर ध्यान दे लेते हैं, और जब टेबल के नहीं अदर कोई वैल्यू हमें साइन थीटा की प्रोवाइड होती है तो हम इसके थ्रू अदर फंक्शंस की या अदर टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है तो आपको रिवर्सिबल फॉर्मूला थर्ड पॉइंट में आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा के फॉर्मेशंस में आपको प्रोवाइड होते हैं, जिनको इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक, इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको 2 अलग फॉर्मूले प्रोवाइड होते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या होता है कि 2 अलग फॉर्मूले, क्या, टैन का और कॉट का प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलता है, जिसमें आपको साइन और कॉस में रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, ठीक, ये 2 अलग फॉर्मूले मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और टॉपिक मिलता है जिसमें आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 करके फॉर्मुलेशंस में आपको 3 फॉर्मूले मिलते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है यही आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके बताए गए हैं ये सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये चैप्टर आपका 9 चैप्टर से कैसे रिलेट करता है ये भी समझ लेते हैं इसको। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको एप्लीकेशंस क्या यूज किया जाता है कि कोई कार चल रही है, अब इसी के फॉर्मेशंस में उसका कोण होता है, तो यानी कि यहां पे टैन थीटा या फिर साइन थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, और थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में
क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट बेसिस पे इक्वेशंस प्रोवाइड करते हैं। आप इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड होगा जिससे इक्वेशंस तो बनेंगी प्लस ग्राफ बनेगा एक। अब ये पिक्चर जो स्टेटमेंट के फॉर्मेशंस में बना ले जाता है और स्टेटमेंट का मतलब अच्छे से समझ जाता है, उनके लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाता है ये, कि ये पिलर से देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपर कोण एंड ये दोनों कोण इक्वल होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ये पैरेलल लाइन के फॉर्मेशन में होता है। क्यों? क्योंकि जेड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हिंदी में हम अवनमन और उन्नयन कोण कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये आपके सारे क्वेश्चन इसी के सॉल्व होते हैं और आपको डिस्टेंस पता लगानी होती है कि कहां से कितना, और यहां से हाइट मानते हैं इसको या इसको, ओवरऑल हाइट, इसकी हाइट दी गई होती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि पूरे को एच कैपिटल मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू एच प्लस एस। इसके फॉर्मेशन में एच आप निकालते हैं या कैपिटल एच निकाल लेते हैं या इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। यही 3-4 चीजें आपके इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे आपको समझाई जाती हैं और इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपके इसी से रिलेट है। क्यों? क्योंकि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टेबल के वैल्यू हैं उनका आप इस पे यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपके क्लियर हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल। अब सर्कल चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या मिलते हैं, इसको भी हम प्रॉपर्ली देख लेते हैं। सर्कल में बेसिकली आपको सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको छोटी क्लासेस में भी बताए जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि इसे रेडियस कहते हैं, इसे डायमीटर कहते हैं, इसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। साइड के सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब सर्कल में क्या है, टैंजेंट डालना है, ठीक। अब टैंजेंट कोई पड़ेगा मतलब उसको टच करते हुए जाएगा। अब टच करते हुए जाएगा तो यानी कि उसके रेडियस पर वो परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर थ्योरम आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद इसी सर्कल के फॉर्मेशंस में आपको दो कॉर्ड के फॉर्मेशंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, इसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया या तो फिर क्वाड्रिलेटर हो गया, इसके फॉर्मेशंस में आपको कई सारे टॉपिक मिल जाते हैं, ठीक। और एंगल के फॉर्मेशंस में आपको कई सारे टॉपिक मिलते हैं। बेसिकली प्रूविंग से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है। कि एक टैंजेंट कैसे होता है, टैंजेंट खींचा कैसे जाता है, आपको कई सारे कंस्ट्रक्शंस, आपका एक चैप्टर हटा दिया गया जिसमें आपको कई सारे टॉपिक और भी मिलते थे, उसमें ग्राफिकल फॉर्मेशंस बनाया होता है कि एक टैंजेंट खींचते थे हम लोग। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड के एग्जाम के, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि दोनों टैंजेंट है और पैरेलल है। जब कोई एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एक सेंटर से होकर, मतलब एक डायमीटर के दोनों तरफ पॉइंटों से अगर हम कोई टैंजेंट खींचते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इसकी प्रूविंग हो जाती है कि ये एंगल के फॉर्मेशंस में पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज यूज करके जेड वाला इस तरीके से हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आप अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो लगभग आपको 10 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है, सर्कल दिया गया और उसका क्या निकालना है, एरिया, और उसमें रिलेट हो रहा है। अब रिलेट होगा यानी कि क्या रिलेट हो सकता है, एक सर्कल का एरिया, मतलब आपको पहले सरकमफ्रेंस बताना चाहते हैं जी, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr और एरिया का फॉर्मूला πr²। ये टॉपिक आपका किससे है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली आप मेंसुरेशंस का पार्टीशन से टाइप पढ़ रहे हैं,
उसको मेंसुरेशन के सर्कल टॉपिक है जिसमें एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक, अब उसी कॉन्सेप्ट को ही अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। अब सर्कल का एरिया और वॉल्यूम मतलब एरिया और सरकमफ्रेंस पता चल गया। अब मान लीजिए कोई भी एक पिज्जा की स्लाइस है, अब उसको निकालना है और थीटा एंगल प्रोवाइड कर दिया गया, तो उस पार्टीशंस का एरिया कैसा होगा। तो अब सोचिए पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है 360। और हम मार्क्स कैसे देते हैं कि बेटा आपको 10 में से 5 मार्क्स मिले, ऐसे ही तो होता है। अब ये देन क्या है आपका 360 एंगल, तो 360 एंगल हो गया पूरा, और कितने एंगल की बात कर रहे हैं वो हो गया आपका थीटा। फिर आप सरकमफ्रेंस लगाना चाहते हैं तो इसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, और एरिया निकालना चाहते हैं तो इसी की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए, इस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। इट मींस एरिया की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शंस का आपको फॉर्मूला मिल जाता है, और उसकी सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो उसकी लेंथ का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, पार्टीशंस कर दिया जाता है कि आप पूरे हिस्से का कितना पार्ट पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसका सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी लेंथ कितनी होगी और उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाता है कि एक लाइन खींच जाती है तो ट्राइंगल बन जाता है। अब ट्राइंगल में अब इस बचे हुए हिस्से का अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, पूरे स्लाइस का निकाल लेते हैं एरिया, उसमें क्या कर देते हैं ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो पूरे में से ट्राइंगल अगर माइनस करेंगे तो बचा हुआ हिस्सा निकल आता है। अब ट्राइंगल कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं आपको। अगर साइडें बराबर हैं और तीनों साइडें बराबर हैं तो ज्यादातर मोस्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला ही पता है, ये हो जाता है। और यही ए क्या हो जाता है आर में रिप्लेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वही ए जो उसकी ट्राइंगल की साइड है वो उसकी रेडियस बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ए के बजाय आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कुछ नहीं होता है। ठीक, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को समझ के हमें निकालना होता है कि एरिया कैसे निकलता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, अब साइन के फॉर्मेशंस में या कॉस के फॉर्मेशंस में आपको साइडें निकालना और या फिर इस लेंथ की साइडें निकालना, आप निकालने को अगर तीनों साइडें अगर पता हो तो आप 9th क्लास में क्या हीरोज फॉर्मूला नहीं पढ़े, उससे भी निकाल सकते हैं एरिया ट्रायंगल का। अगर आपको तीनों साइडें पता है, बेसिकली 2 साइडें तो ऐसे ही पता होंगी, क्यों, क्योंकि वो आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। मतलब मोस्टली चांसेस आपके क्या होंगे, या तो आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा या तो फिर इक्विलेटर होगा। 2 ही कंडीशन हो गई, स्केलन हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब दोनों का एरिया का फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इतने सारे कॉन्सेप्ट आते हैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। ठीक है, तो ये सर्कल और ये इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब यही कॉन्सेप्ट आपका मेंसुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है मेंसुरेशंस का ओवरऑल पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इस चैप्टर के बारे में आपको बताया ही मैंने कि 2D और 3D के फॉर्मेशंस में आप इन सब टॉपिक का कंप्लीट अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो पर्टिकुलर आपको इन चैप्टर पर आपको अलग वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। बाद में मत कहिएगा कि पता नहीं ये कैसे होगा ये कैसे होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया गया है आपको पर्टिकुलर चैप्टर में भी। बाकी ये वीडियो क्या है, इसमें आपको पूरे ओवरऑल 10th का चैप्टर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक, अब 2D के फॉर्मेशंस के में क्या होते हैं, कौन से शेप्स आते हैं, उनका क्या होता है पैरीमीटर कहते हैं और एरिया निकालते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट है, पैरीमीटर और एरिया। सर्कल होता है तो उसको सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। अब 3D में क्या होता है, 3D में आपके 3 कॉन्सेप्ट आते हैं या 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एरिया और वॉल्यूम का। एरिया में आपके 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, CSA एंड TSA। इसका भी कॉन्सेप्ट हमने बताया कि CSA और TSA कैसे निकाला जाता है। अब फॉर्मूले का लर्न करने का मेथड कैसे होता है वो भी आपको पूरा डिस्क्राइब में बताया गया है। फिर उसको वेरी कैसे करेंगे, उसको पुट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, या टोटल सरफेस एरिया क्या है, या कर्व सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में CSA और TSA के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया है मैंने कि CSA क्या होता है, TSA क्या होता है। ठीक, CSA में क्या होता है, सिलेंडर का जो राउंडेड सर्कल लेते हैं, जो छिपा हुआ हिस्सा होता है वो टोटल सरफेस में आता है। ठीक, जहां पे टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं वहां कोई छिपा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपका पहला ऑब्जेक्ट में, पहला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें दो क्यूब को आपस में जोड़ा गया तो क्या बनता, क्यूबॉइड। अब इसमें टोटल सरफेस लगता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट उठा लिया गया मतलब उसको चारों तरफ से पेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप पेंट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि CSA कहां लगाना है और TSA कहां लगाना है। ठीक है, कई क्वेश्चन में होता है कि आपको मेंशन नहीं किया जाता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है। अब सर CSA लगाएं कि TSA लगाएं, इसमें कंफ्यूजन आती है बच्चों में। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में अगर जान लेंगे आप तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर 14 स्टैटिक्स के बारे में। ठीक, स्टैटिक्स में आपको क्या बताया, स्टैटिक्स में आपको भी बताया है कि 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसका भी आपको वीडियो हमने प्रोवाइड करके रखा है, मीन का, मोड का और मीडियन का। इसके रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको मैंने डिस्क्राइब किया है। फिर आपको जो डाटा प्रोवाइड होता है वो 2 फॉर्मेशंस में प्रोवाइड होता है, सिंगल और ग्रुप के फॉर्मेशंस में। ठीक, इसको भी मैंने बताया है कि सिंगल के फॉर्मेशन में और डबल ग्रुप के फॉर्मेशन में कैसे चलता है और इनके अलग अलग फॉर्मूले का अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया गया है इस वीडियोस में। आप जाके पूरा कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताया है हमने। ठीक, कि मीन का अगर सिंगल के फॉर्मेशन में कैसे निकालते हैं तो सम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में ऑब्जेक्ट, और मीन का अगर ग्रुपिंग के बेसिस पे चला जाता है तो आपका 3 मेथड प्रोवाइड हो जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। ये 3 आपको मेथड प्रोवाइड हो जाते हैं। सेम मोड में भी यही है। ठीक, अगर सिंगल फॉर्मेशंस में तो मोड क्या होता है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी ज्यादा होती है, जो नंबर जितनी बार यूज होता है उसको मोड बोल दिया जाता है। और जब ग्रुप के बेसिस पे आपको डाटा प्रोवाइड होता है तब हम उसका L और L1 और L2 करके मानकर निकालते हैं, वो फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी तरह मीडियन में भी आपका है, मीडियन में आपके 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, इवन और ऑड नंबर वाला। जब n की वैल्यू आपकी इवन दी हो तो ऑड दी हो तब सिंगल के फॉर्मेशन में अलग फॉर्मूला और ग्रुप के फॉर्मेशन में अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट स्टैटिक्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में क्या है, प्रोबेबिलिटी में हमें बेसिक एक फॉर्मूला प्रोवाइड होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो टोटल कंडीशंस होती हैं हमारी ऊपर लिखा जाता है और टोटल कंडीशंस हमारी कि आप कितनी वैरी कर रहे हैं। अब इसके टॉपिक्स बनते हैं डाइस पर। ठीक, डाइस पर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस पर, या फिर कार्ड्स पर देखने को मिलते हैं जिसमें हम कार्ड प्ले करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52। अब उसमें कोई भी एक कार्ड निकालना हो, किंग निकालना हो तो किंग होते हैं कितने 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग। फिर अब कार्ड में टाइप्स ऑफ कार्ड क्या होता है, फिर डाइस में भी आपका अब 2 घटनाएं एक साथ घटेंगी तब उसके लिए अलग फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ओवरऑल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं या आने की संभावनाएं। अब सोचिए अगर आप इसी चीज को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा कि मतलब 10 में से आप 5 लाए मतलब आपके 50% चांसेस हो गए। इट मीन्स आप अगर आपके रेगुलर एक्टिविटीज में देखें कि आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैथ के पेपर में एमसीक्यू आते हैं। अब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन है। इट मीन्स 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक, अब इसी को परसेंटेज के फॉर्मेशन में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज वाला चैप्टर जो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तभी ये कट के हमें 25 प्रोवाइड बन जाता है। मतलब जो आप टिक लगाएंगे उसके 25% चांसेस हैं कि आप सही टिक लगाएंगे। अब 25% पे आप खेल सकते हैं, चाहे आप रिस्क खेले या आप नॉलेज से खेले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन का जो आंसर देना चाहते हैं वो पढ़कर देना चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी में देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। तो कई सारे आप टॉपिक्स देखेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको
प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको सारे चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाता है। और इस वीडियो में हर एक पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर की हमने अलग अलग वीडियोस भी अलग से प्रोवाइड करके रखी है, लेकिन ये पूरा ओवरऑल चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आपको इस चैनल पे ही आपको प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी है और इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम के एग्जाम के लिए भी, और जो न्यू सेशन में पहुंच रहे हैं बच्चे उनके लिए भी, ताकि जब वो क्लास में जाएं और एंटर करें, अगर ये वीडियो देखने के बाद वो एंटर करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ पढ़ाना क्या है और पढ़ना क्या है, ताकि जब स्कूल में आपका टीचर या कहीं भी प्रोवाइड, कहीं आप पढ़ रहे हैं या किसी अनदर पर्सन से पढ़ रहे हैं, तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्क्राइब आपका क्लास 10th के फॉर्मेशन में आपका मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह आप जुड़ते रहेंगे और आपको कई सारे टॉपिक्स इसी तरह मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।